दोस्तों, स्वागत है आपका ई विद्यार्थी की वेबसाइट पे। मेरा नाम वर्षा है। तो आइए शुरू करते हैं अध्याय 10 का पहला टॉपिक, जिसका नाम है प्रशस्तियां और समुद्रगुप्त। तो प्रशस्तियां क्या होती है और समुद्रगुप्त से इसका रिलेशन समझेंगे हम। तो क्या हुआ, देखो अभी मेरे ठीक पीछे आपको एक लंबा सा खंबा दिखेगा। ये किसका खंबा है? ऊपर में शेर विराजमान है। तो आप समझ ही गए होंगे कि अशोक का ये स्तंभ है एक। तो हमारे अशोक के स्तंभ पे हमारे समुद्रगुप्त का एक प्रशस्ति देखने को मिला। प्रशस्ति अलग अलग तरीके की हो सकती है, क्या होती है वो समझेंगे इस वीडियो में। तो प्रशस्ति क्या है? ये एक विशेष किस्म के अभिलेख को प्रशस्ति कहते हैं। यह एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ प्रशंसा होता है। तो हमने देखा था कि अभिलेखों को क्यों बनाया जा रहा था। हमने ये देखा था अभिलेख राजा या रानियां अपने ऑर्डर्स को, अपने आदेशों को उन पे लिखवाती थी या अपने द्वारा किए गए महान कार्यों को उस पर दर्ज करवाती थी। लेकिन ये जो प्रशस्ति होते थे, प्रशस्ति जो हमारे होंगे, उनके अंदर हमारे किसी राजा रानी के लिए प्रशंसा भरे शब्द लिखे गए हैं और इसी वजह से इसे हम प्रशस्ति कहते हैं, क्योंकि प्रशस्ति एक संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ होता है प्रशंसा। अब समुद्रगुप्त, देखो आपने जब नवा अध्याय पढ़ा तो वहां पे देखा था कि श्री सतकर्णी की माता जी ने क्या किया था, अपने लिए प्रशस्ति बनवाई थी और वहां पे हमें प्रशस्ति का एक झलक देखने को मिला था। लेकिन जब समुद्रगुप्त अपने शासन में आए तो उन्होंने प्रशस्तियों का इस्तेमाल ज्यादा बढ़ चढ़कर किया और इसी वजह से जब भी हम प्रशस्ति बोलते हैं हमें सबसे पहले क्या याद आता है? समुद्रगुप्त का साम्राज्य। तो समुद्रगुप्त के बारे में हमें कहां से पता चलेगा? समुद्रगुप्त के बारे में हमें पता चलेगा वो अशोक के स्तंभ से। लेकिन वो अशोक का स्तंभ कहाँ पे है? इलाहाबाद में। तो समुद्रगुप्त के बारे में हमें इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर खुद एक लंबे अभिलेख से पता चला और ये लंबा अभिलेख क्या कहलाएगा? प्रशस्ति कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं, जिसकी रचना समुद्रगुप्त के दरबार में एक कवि व मंत्री रहे हरिसेन द्वारा एक काव्य के रूप में की गई थी। तो इस प्रशस्ति की रचना कौन कर रहे हैं? इन्हीं के दरबार में एक मंत्री और वो एक कवि भी थे और उनका नाम क्या था? हरिसेना। और ये जो प्रशस्ति है वो किस तरीके से लिखी गई है? कहानी के तरीके से, कविता, गीत, किस तरीके से? तो काव्य यानी कविता के रूप में लिखी गई है। तो काव्य के रूप में हरिसेना ने इसकी रचना की है। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति में हरिसेन ने उसे एक योद्धा, युद्धों को जीतने वाले राजा, विद्वान तथा उत्कृष्ट कवि बताया है। तो यहाँ पे अगर हम इस प्रशस्ति को प्रशस्ति को पढ़ेंगे तो हम ये समझेंगे कि जो हमारे हरिसेन है उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के हमारे समुद्रगुप्त की प्रशंसा की है। उनको ये बताया कि ये बहुत महान योद्धा है, युद्धों को जीतने वाले हैं, यानी हर युद्ध इन्होंने जीता है। उनको विद्वान बताया है, अलग अलग शिक्षाओं के ज्ञाता बताया है और तो और सबसे महान, उत्कृष्ट का मतलब महान, सबसे बढ़िया कवि बताया हमारे समुद्रगुप्त को। यहाँ तक कि अगर मैं बात करूं इनकी प्रशंसा की तो इन्होंने समुद्रगुप्त की तुलना भगवान से भी कर दी है इस प्रशस्ति के अंदर। तो आप समझ रहे होंगे कितनी ज्यादा प्रशंसा की जा रही है किसी भी राजा की। ठीक है, तो इसी वजह से इन्हें हम प्रशस्ति कहते हैं। आगे देखिए, गुप्त साम्राज्य में प्रशासन। अब ये क्या है, प्रशंसा की जा रही है समुद्रगुप्त की, लेकिन हर प्रशंसा झूठी नहीं होती है, प्रशंसा सही भी होती है। और यहाँ पे हमें पता चल रहा है गुप्त साम्राज्य के प्रशासन से कि वो सच में एक महान योद्धा थे। किस प्रकार से महान योद्धा थे समझते हैं। देखिए, आपको अपने चैप्टर के अंदर इसी चैप्टर में आपको समुद्रगुप्त का एक मैप दे रखा होगा कि किस प्रकार से उन्होंने अलग अलग हमारे भारतीय महाद्वीप के इलाकों में अपना शासन किया, किस प्रकार से उन्होंने अपनी नीतियां बनाई अलग अलग राज्यों के राजाओं के प्रति। यहाँ पे आपको जो पिंक कलर का दिखेगा एरिया, दैट इज अंडर हमारे समुद्रगुप्त के अंदर ये वाला एरिया है, जिसके अंदर थानेश्वर आपको दिख जाएगा, मथुरा दिख जाएगा, कन्नौज दिख जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट राज्य थे प्रशासनिक तौर पे। साथ ही साथ आपको कुछ हरे रंग की
सेनाएं हरे रंग की राज्य भी दिखेंगे। अब ये हरे रंग की क्यों है, इनके साथ क्या हुआ वो समझेंगे। फिर यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि ये जो दक्षिणी इलाका है वहां पे कुछ लाल रंग से आपको डॉट देखने को मिलेंगे। वे दरअसल राजधानियां हैं 12 राजाओं की, उन राजाओं के बारे में समझेंगे। और फिर आपको ब्लू में यहाँ पे इस उत्तरी पूर्व क्षेत्र और बिल्कुल दक्षिण, जिसे हम श्रीलंका के नाम से आज के टाइम में जानते हैं, उसमें ब्लू कलर से दिखा रखा है। उसे क्यों दिखा रखा है समझते हैं। गुप्त साम्राज्य में प्रशासन के द्वारा कि किस प्रकार की नीतियां इन अलग अलग राज्यों के साथ हमारे समुद्रगुप्त ने रखी थी। तो प्रयाग, उज्जैन तथा पाटलिपुत्र गुप्त शासन के महत्वपूर्ण केंद्र थे। तो कौन कौन सा है वो देखो, यहाँ पे ये पाटलिपुत्र, आपको उज्जैन यहाँ देखने को मिल जाएगा और प्रयागराज यहाँ देखने को। तो ये जो 3 ऐसे राज्य थे जो बहुत ही महत्वपूर्ण थे गुप्त शासन के दौरान। अब देखो, उत्तरी भारत का एक बड़ा हिस्सा समुद्रगुप्त के सीधे नियंत्रण में था। ये जो पिंक वाला पोर्शन आप देख रहे हो, ये बड़ा हिस्सा है हमारा उत्तरी भारत का, ये पूरा पूरा हमारे समुद्रगुप्त के नियंत्रण में था। अब इसी में आपको आर्यव्रत नाम का एक इलाका दिखेगा। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 9 राजा, ये जो ग्रीन शेडेड एरिया है आपका, यहाँ 9 राजा राज्य करते थे और उनको आर्यव्रत के राजा कहते थे। लेकिन हुआ क्या, इस भूभाग में समुद्रगुप्त ने 9 राजाओं को हराकर उनके क्षेत्र को गुप्त साम्राज्य में मिला लिया था। तो यहाँ के जितने भी राजा रह रहे होंगे उनको, उनके साथ हमारे समुद्रगुप्त ने लड़ाई लड़ी और उनको इस राज्य से, उनके खुद के राज्य से निकाल के फेंका और उनके राज्य को अपने साम्राज्य के अंदर ले लिया और उनके राज्य को अपने कंट्रोल के अंदर, नियंत्रण के अंदर ले लिया था। ठीक है, तो ये एक ऐसा राज्य था। एक इनकी नीति देखी कि जो आर्यव्रत के राजा थे उनको हराया और उनको वहां से हटा दिया और उनके राज्य को अपने कंट्रोल में, अपने नियंत्रण में लिया। दूसरा आपको देखने को मिला दक्षिणापथ। तो दक्षिणापथ में उस समय 12 राजा हुआ करते थे। उन्होंने समुद्रगुप्त के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, यानी सरेंडर कर दिया। ठीक है, और इसके बाद क्या हुआ, बाद में समुद्रगुप्त ने उन्हें अपने राज्य पर शासन करने की अनुमति दे दी। तो यहां हम क्या देख रहे हैं कि जैसे ही इन 12 राजाओं ने समर्पण कर दिया, आत्मसमर्पण, की भाई हम नहीं लड़ सकते तुमसे, ठीक है, तो इसके बाद हमारे समुद्रगुप्त ने कहा कि जाओ जी लो अपनी जिंदगी सिमरन, अपने राज्य पे जाके खुद ही तो क्या करो, रूल करो, शासन करो। जो अब दूसरा, अब नेक्स्ट हमारा जो पूर्वोत्तर वाला क्षेत्र है, जो आपको हल्के बैगनी रंग में देखने को मिलेगा, इनके राजाओं के साथ क्या था कि ये असम के राजा थे, तटीय बंगाल तथा नेपाल के राजा थे और कई गण संघों के समुदाय थे ये। ठीक है, ये जो राजा हुआ करते थे ये सारे बात हमारे समुद्रगुप्त की मानते थे। जो भी आदेश देते थे समुद्रगुप्त, उनकी ये आदेशों को मानते थे। साथ ही साथ समुद्रगुप्त की सभाओं में आके बैठते थे और उनके लिए ये गिफ्ट्स भी लाते थे, उपहार भी लाते थे। तो मैत्रिक संबंध यहाँ पे बनाए थे इन राजाओं ने और इसी वजह से समुद्रगुप्त जो थे इनके ऊपर ज्यादा रोक टोक नहीं करते थे, उनको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं देते थे। ठीक है, तो पूर्वोत्तर में असम, तटीय बंगाल, नेपाल, कई गण संघों ने समुद्रगुप्त के आदेशों का पालन शुरू किया। इन राज्यों के राजा समुद्रगुप्त के दरबार में उपस्थित होते थे और उपहार भी लाते थे, यानी प्रेजेंट्स, गिफ्ट जिसे हम कहते हैं, वो लेके आ रहे हैं। अब जो नेक्स्ट थे, जिसको हम बाहरी क्षेत्र कहते हैं, वहां पे क्या हुआ था, वहां के राजाओं ने भी समुद्रगुप्त का अधिपत्व स्वीकार कर लिया, यानी उसको क्या कहा, समुद्रगुप्त को अधिपत्य स्वीकार किया, कहा कि यू आर ग्रेट, हम तुम्हारे सामने घुटने टेकते हैं। और फिर क्या किया उन्होंने, समुद्रगुप्त से अपनी बेटियों की शादी करा दी, कहा कि भाई हम तुमसे लड़ेंगे नहीं, तुम एक काम करो, हमारी बेटियों से शादी कर लो, ताकि क्या होगा, अगर बेटियों से शादी होगी तो एक रिलेशन बन जाएगा, है ना, हम दोनों ससुर और वो हो जाएंगे, जो आपका पारिवारिक संबंध जिसको हम कहते हैं, पारिवारिक संबंध बन जाएगा, तो आप मेरे पे हमला नहीं कर सकते हो क्योंकि हम एक परिवार का
सदस्य हैं। तो इस तरीके से बाहरी क्षेत्र वाले इलाकों में समुद्रगुप्त का एक पारिवारिक संबंध बन गया था, जिसके तहत हमारे समुद्रगुप्त ने इन इलाकों पर हमला नहीं किया। लेकिन आप आगे देखोगे कि इनके जो बेटे होने वाले हैं, जिनको हम चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से या फिर कई बार उन्हें विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं, उन्होंने बड़ी ही आसानी से इन राजाओं को नष्ट किया, इनको उनके क्षेत्रों से भगा दिया था। ठीक है, तो अभी हम समुद्रगुप्त को समझ लेते हैं। तो इन्होंने अपनी बेटियों की शादी करवा दी थी समुद्रगुप्त से ऐसे क्षेत्रों में शायद शक, कुषाण और श्रीलंका आते थे। तो ये जो दो हमारे सम्राट थे, जो साम्राज्य थे, उनके राजा थे, और तो और श्रीलंका के भी राजाओं ने ऐसा किया था। इस तरह से लगभग पूरा उपमहाद्वीप समुद्रगुप्त के अधीन आ चुका था। कुछ भागों पर उसका प्रत्यक्ष रूप से शासन था, जबकि कुछ पर परोक्ष रूप से। तो कहीं पे ये बिल्कुल खुद से शासन कर रहे थे, कहीं पे राजाओं ने इनका आधिपत्य स्वीकार करके परोक्ष रूप से इनको क्या मान लिया था, परोक्ष रूप से इनके शासन को स्वीकार कर लिया था। तो ये था कि किस प्रकार से हमारे समुद्रगुप्त ने अपनी प्रशासन प्रणाली चलाई, नीतियां चलाई। ठीक है, अब इनकी वंशावली को जान लेते हैं। तो वंशावली कुछ ऐसी होती है कि एक आप सभी ने बनाया होगा बचपन में, एक फैमिली ट्री करके नाम करके नर्सरी यूकेजी में बनवाया जाता था, जिसमें आपके मम्मी पापा सबसे ऊपर होंगे, उसके बाद आप, आपके भाई बहन, और आपके मम्मी पापा से ऊपर आपके दादा दादी, और फिर अंकल आंटी का भी अलग अलग समूह होता था। तो इसी प्रकार से वंशावली बनाई जाती है। तो यहाँ पे भी एक वंशावली का चित्र दे रखा है। अब समुद्रगुप्त के वंशावली में क्या क्या थी, किस प्रकार से लोग थे, समझते हैं। प्रशस्तियां शासकों के वंशावली पूर्वजों की सूची के विषय में बताती है। जैसे समुद्रगुप्त की वंशावली में पिता चंद्रगुप्त गुप्त वंश के प्रथम शासक थे। तो चंद्रगुप्त जो थे वो गुप्त साम्राज्य के शासक थे, और ये जो चंद्रगुप्त थे हमारे समुद्रगुप्त के पिता थे। इनकी माता का नाम कुमार देवी था, जो कि लिच्छवीगण से संबंधित थी, लिच्छवीगण से आती थी। नेक्स्ट देखिए, समुद्रगुप्त तथा उसके पिता चंद्रगुप्त ने महाराजाधिराज जैसे बड़ी उपाधि धारण की। तो ये जो हमारे समुद्रगुप्त है, ये और इसके पिता जो थे चंद्रगुप्त, इनके नाम के आगे महाराजा धीराज लगता था, यानी कि महाराजा, राजाओं में भी सबसे बड़े राजा। लेकिन जब इनके दादा की बात होती थी, यानी कि चंद्रगुप्त के पिता की बात होती थी या उनके पिता की बात होती थी, तो ऐसा कोई टाइटल यूज नहीं होता था, सिंपली उनको महाराजा बुलाया जाता था। तो इस बात से हमें ये पता चल रहा है कि धीरे धीरे गुप्त शासन का पावर बढ़ा, उनका शक्ति धीरे धीरे बढ़ा, और जब चंद्रगुप्त शासन में आए, जब गुप्त साम्राज्य बना, तो ये अत्यधिक शक्तिशाली हो गए थे। और इसी वजह से ये जो चंद्रगुप्त थे वो महाराजा धीराज का टाइटल इन्होंने धारण किया। समुद्रगुप्त के बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय ने पश्चिम भारत में सैन्य अभियान में अंतिम शक शासक को परास्त किया। तो जो पश्चिमी भाग था हमारे इंडिया का, वहां पे शक शासकों का रूल चल रहा था, और उन्होंने क्या किया था, हमारे समुद्रगुप्त के साथ अपनी बेटियों की शादी करवाई थी। लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय ने इनको भी हरा के, परास्त करके बिल्कुल अपना शासन स्थापित कर दिया सभी जगहों पे। कालिदास और आर्यभट्ट चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। तो बड़े जाने माने लोग हमारे चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के दरबारी हुआ करते थे, जिनमें सबसे प्रचलित नाम है कालिदास और आर्यभट्ट का। कालिदास हम सभी जानते हैं इंडिया के सबसे महान ग्रंथों के रचयिता में से एक है, और आर्यभट्ट तो सभी को पता है अपने दौर के महान साइंटिस्ट थे, विदूषक थे, और तो और एस्ट्रोनॉमर थे, यानी कि भूगोल पढ़ते थे, सारी जो स्पेस की चीजें हैं वो बताते थे, है ना। तो ये सारे लोग हमारे चंद्रगुप्त में रहते थे। तो ये थी हमारी वंशावली चंद्रगुप्त की, समुद्रगुप्त की, जिनमें हमने उनके पिता के बारे में जाना और उनके बच्चों के बारे में भी जाना और उनके बारे में भी जाना। और ये पूरा हमारा प्रशस्ति और समुद्रगुप्त के बारे में था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हर्षवर्धन की। तो मैं आपको वहां मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। बाय बाय।